पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो और मिस टांग वुटोंग ने मिलकर आखिरकार ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को ढूंढ लिया था। क्योंकि शुरू में तो यूहो से घबरा रहे थे क्योंकि यूहो से काफी खतरनाक एनर्जी उसे महसूस हो रही थी। लेकिन यूहो समझाते हुए बताता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और साथ ही साथ वो ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास से यहाँ पर डील करते हुए कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ चलकर मेरे दोस्त को बचा लीजिए क्योंकि उसके पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास की मार्शल सोल है और सिर्फ उसकी सोल को आप ही प्यूरिफाई कर सकते हैं। इस पर तो ब्लू सिल्वर एम्परर ने मना कर दिया था क्योंकि वो यूहो को बताता है कि मेरी कल्टिवेशन 1,90,000 साल की हो चुकी है, जिसका मतलब कि जैसे ही मेरी 2 लाख साल की कल्टिवेशन कंप्लीट होगी हेमली ट्राइबोल्यूशन शुरू हो जाएगा और मैं हेमली ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और वहीं पर मैं मारा जाऊंगा। इसलिए इस कुछ अरसे में वो अपने ही क्लैन में रुककर अपने सक्सेसर को ढूंढना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सोरी ने भी एक अलग ही प्लान बना लिया था। वो अपने सोल्जर्स को लेकर शेक सिटी की तरफ रवाना हो गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ब्लू सिल्वर एम्परर यूहो को बता रहा था कि मेरा मिक्स ब्लड लाइन है और मिक्स ब्लड लाइन होने की वजह से मेरी कैपेबिलिटीज पर भी लिमिट है, जिसकी वजह से मैं हेमली ट्राइबोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं 10,000 साल में अपने ही क्लैन में किसी सक्सेसर को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जो कि नेचुरल ट्रेजर से भरी हुई है। वहाँ पर प्लांट टाइप सोल बीस्ट आसानी के साथ कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आइस एंड फायर यानी कि यिन यांग पुल की बात कर रहा था। इसलिए यह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सीनियर, अगर आप मुझ पर भरोसा कर ले तो मुझे पूरे यकीन है कि आपको और जरा मौका मिल जाएगा अपने ही क्लैन के ब्लू सिल्वर ग्रास के किसी सुपीरियर ब्लड लाइन के सक्सेसर को चूज करने का, जिससे मैं यहाँ से उस नेचुरल ट्रेजर वाली प्लेस पर ले जाऊंगा जहाँ पर उसकी कल्टीवेशन और जरा तेजी के साथ होगी। उसका ब्लड लाइन पहले से भी जरा प्यूरिफाई हो जाएगा। आपको हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लू सिल्वर एम्परर मिल सकता है। यूहो जब ये सब कह रहा था तभी अचानक स्टार अनीस भी बाहर की तरफ आकर ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को बताते हुए कहता है कि मैं भी उसी जगह से आया हूँ। मैंने उस जगह पर बस सिर्फ 10,000 साल तक की कल्टीवेशन की थी और सिर्फ इतनी ही अरसे में मुझे 1 लाख साल की कल्टीवेशन पावर मिल चुकी है और मैं 1 लाख साल का कल्टीवेशन बीस्ट बन गया। तो सब सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कई सारे टेंटिकल चारों तरफ से यहाँ यूहो और मिस टांग वुटोंग के सामने इकट्ठा होने लगे, जिसे देखकर तो वो दोनों ही काफी जरा हैरान हो गए थे और हमें देखने को मिलता है कि वो टेंटिकल्स कंबाइन होकर ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास में कन्वर्ट हो गए, जो कि एक सीनियर बुढ़ाऊ जैसा दिखता था। और वो यूहो से कहने लगा कि मुझे तुम पर भरोसा है। जो सुनकर तो यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों ही ब्लू सिल्वर एम्परर का शुक्रिया अदा करने लगे और वो उससे कहते हैं कि फिक्र ना करे, आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। जिस पर ब्लू सिल्वर एम्परर कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग खुश होते हुए यूहो से कहती है कि ये तो जबरदस्त हो गया, चलो जल्दी से वापस चलते हैं, हम जल्दी से सिस्टर टांगिया की जान बचा लेंगे। जो सुनते यूहो मिस टांग वुटोंग को लेकर फिर से शेक सिटी की तरफ रवाना हो गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर रास्ते में मौजूद सन मून एम्पायर की एक सिटी पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इवल सोल मास्टर्स ने कई सारे नॉर्मल इंसानों को अपने सामने झुका कर रखा हुआ था, जिनको ये लोग अपने साथ बलि के लिए लेकर जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर कई सारे चमगादड़ आ गए, जिसके साथ ही एक स्मोक फैल गया और ये स्मोक सूंघते वो सारे के सारे मोर्टल बेहोश हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये बैट और स्मोक वाली पावर एक लड़की की थी जो कि इन सब लोगों के लीडर है और वो इवल मास्टर इवल्स की तरह हंसते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी और वो खुश होते हुए कहती है कि मर्द हो या औरत, होली स्पिरिट चर्च को इन सब लोगों की सोल और खून की जरूरत है। इन्हें लेकर शेक सिटी के बाहर फ्रंट लाइन पर ले जाओ जहाँ पर हमारा कैंप है। और हाँ, जितने भी बच्चे हो वो काफी जरा डिलीशियस होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे बच्चे सिर्फ होली स्पिरिट चर्च के एल्डर्स को ही मिलेंगे। जो सुनकर सामने की तरफ मौजूद एक माँ अपने बच्चे को पकड़कर काफी जरा
डरी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ईवल मास्टर के तीनों चमचे हमें जवाब देते हुए बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि साथ ही साथ वो ईवल मास्टर अपनी स्मोक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस औरत को भी बेहोश करने वाली थी। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, तभी अचानक वहाँ पर एक गोल्डन स्पीयर तीसी के साथ नीचे की तरफ आती है, उसके स्मोक को काट डालता है, जो देखकर वो हैरान होते हुए कहती है कि किसने ये किया। तभी अचानक ऊपर की तरफ हम मिस टांग वुटोंग और यूहो को देखते हैं, जो कि इसी रास्ते से गुजर रहे थे और वो इस नाइंसाफी को होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने अपने 7th मार्शल सोल स्किल मार्शल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहाँ पर मौजूद जितनी भी इवल बैट्स थे वो जलकर राख हो गए। क्योंकि साथ ही हम देखते हैं कि इन्होंने भी अपने आईसी वार गॉड आर्मर को एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही सर मिस टांग वुटोंग यहाँ पर इस लड़की को पहचानती थी, जहाँ पर वो उससे गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आज से पहले उस कंपटीशन में मैं चाहती तो मैं तुम्हें जान से मार सकती थी, लेकिन मैंने तुम पर रहम दिखाया, क्योंकि तब के टाइम तुम पूरी तरीके से इवल नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम मरना डिजर्व करती हो। ये आवाज सुनकर वो लड़की भी शौक होते हुए कहती है कि ये आवाज काफी जानी पहचानी है, तुम तो टंग सेट की टीम मेंबर हो ना, जिसका सामना कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर टूर्नामेंट में हमारे साथ हुआ था। तुम तो हो वांग डोंग, वही कमीनी वांग डोंग जिसने मेरे छोटे भाई को पूरी तरीके से अपाहिज कर दिया था। ये सुनकर मिस टांग वुटोंग फौरन से अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पर मिस टांग वुटोंग के 9 सोल रिंग्स को देखकर वो लड़की हैरान होते हुए कहती है कि तुम टाइटल डोलो सोल मास्टर इतनी जल्दी कैसे बन गई। लेकिन फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, होली स्पिरिट चर्च के हाथों आज के दिन तुम जान से मारी जाओगी। और ये कहती वो भी फौरन से अपने 8 सोल रिंग्स एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर तो यूहो भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि 8 सोल रिंग, लगता है कि तुमने होली स्पिरिट चर्च में काफी मेहनत की है, लेकिन अफसोस इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन तुम्हारा अंत यहीं पर होने वाला है। जिस पर तो इवल सोल मास्टर और जरा भड़क गई और वो अपने तीनों साथियों से कहती है कि आखिर तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और हमला करो। जो सुनकर उसके तीनों साथी हमला करने के लिए फौरन से आगे की तरफ बढ़ गए, जिनमें से एक पीठ पीछे यूहो पर हमला करना चाहता था, लेकिन यूहो बहुत ही शांति के साथ पीछे की तरफ मुड़ते हुए अचानक उससे गर्दन से पकड़ लेता है, जहां उसने अपनी एक्सट्रीम आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरीके से फ्रीज करके चकनाचूर कर दिया। साथ ही साथ यूहो कहने लगा कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। पहले चमचे का किस्सा तो यहीं पर खत्म हो गया, जबकि बाकी के दोनों चमचे एक साथ मिस टांग वुटोंग पर हमला करने के लिए उसके सामने आ गए थे। इन दोनों के अटैक्स को मिस टांग वुटोंग सिर्फ अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही ब्लॉक कर देती है और सिर्फ एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वुटोंग ने उन दोनों चमचों को पीछे की तरफ धकेल दिया। जिस लम्हे के साथ ही हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर भी तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ अपने पंचों का इस्तेमाल करके मिस टांग वुटोंग पर बार बार हमले करने लगी, लेकिन मिस टांग वुटोंग बहुत ही आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए यहाँ एक कराटे चौक के साथ उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टान पर दे मारती है, जिस पर तो वो खून की उल्टियाँ करने लगी। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने फौरन से अपनी इनहेलेशन बैट की इस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ बहुत सारे बैट अटैक तीसरी से मिस टांग वुटोंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन मिस टांग वुटोंग अपने गोल्डन स्पीयर को तीसरी के साथ गोल गोल घुमाते उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग ने अपनी ड्रैगन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस इवल सोल मास्टर पर हमला कर दिया, जिससे हिट होते हुए ये लड़की उड़ते हुए कई सारे बिल्डिंगों को पार करते हुए नीचे की तरफ जा गिरी थी। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ये देखकर उसके एक चमचा गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरी मास्टर को चोट पहुंचाकर तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। ये कहती वो तीसरी के साथ मूव करते हुए फौरन से मिस टांग वुटोंग के पीछे आ गया, लेकिन मिस टांग वुटोंग तो उसे कोल्ड नजरों के साथ देखते हुए फौरन से अपनी ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करके पकड़ लेती है। साथ ही सर वो कह रही थी कि कमजोर इंसान जरा हवा में मत उड़ो। ये कहती मिस टांग वुटोंग अपनी मुट्ठी बंद करते उस बंदे को कुचलते हुए जान से मार डालती है। ये नजारा देखकर तो इवल सोल मास्टर का मुंह खुला के खुला रह जाता है। वो हैरान होती हुई कहती है तो क्या ये है टाइटल डोलू का स्ट्रेंथ। यूहो और मिस टांग वुटोंग मौत बनकर उसके सामने खड़े थे, जहाँ पर यूहो कहता है कि होली स्पिरिट चर्च को ज्वाइन करने का अंजाम सिर्फ यही है, जो कि है मौत। वो लड़की भी जानती थी कि वो यहाँ पर बचने नहीं वाली, इसलिए वो ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई कहती है कि होली स्पिरिट चर्च मेरी मदद करो, मुझे ताकत की जरूरत है। ये कहती वो अपने पास से 6
इवल डैगर्स बाहर निकाल लेती है जो कि उसी की पीठ में जांगुन से, जिन डैगर्स में इवल एनर्जी भरी हुई थी और वो एक साथ उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है जो कि चारों तरफ फैलने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस इवल एनर्जी की वजह से जितने भी इंसान सामने की तरफ मरे थे वो दोबारा से जिंदा हो गए और वो किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह धीरे धीरे से यहाँ यूहर में टांगुटोंग की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही सर हम देखते हैं कि उस इवल एनर्जी की वजह से ये इवल सोल मास्टर भी ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गई। ये किसी तरह के मॉन्स्टर में बदल जाती है जिसके 3 सर थे। ये बैट की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर अपने पंजे के साथ फुरसी मिस टांगुटोंग और यूहो पर हमला करते हुए कहता है कि तुम दोनों मरोगे और तुम दोनों को मारने के बाद तुम्हारी एनर्जी से मैं खुद को ताकतवर करूंगी। ये कहते हुए अपने क्ला अटैक को तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन ये देखकर मिस टांगुटोंग फौरन से अपने गोल्डन स्फीयर को लेकर तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए उसके हाथ के आर पार हो जाती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यह भी यहाँ पर कोल्ड सांसें लेने लगा, जिसकी सांसों की वजह से आसपास मौजूद वो सब लोग फ्रीज होने लगे। एक तरफ मिस टांगुटोंग अपने गोल्डन स्फीयर को लेते हुए तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के तीनों सर को पेनिट्रेट करते उसे जान से मार डालती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह अपने हाथ को हवा में उठाते हुए मुस्कुरा कर कहता है आइस एक्सप्लोजन, और इसी के साथ आइस का वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सब भी मारे गए। पीछे की तरफ बस सिर्फ कुछ मॉर्टल इंसान जो कि जिंदा बच गए थे वो भी जख्मी हालत में धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। यूहो और मिस टांगुटोंग ये सब देख रहे थे, जहाँ पर मिस टांगुटोंग कहने लगी कि आखिर कोई भी नेशन इतना जरा कैसे गिर सकता है कि वो अपने ही सिविलियंस को होली स्पिरिट चर्च को सौंप रहा है ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके। इतनी गिरी हुई हरकत तो मैंने सन मून एम्पायर से भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी सिविलियंस थे जो कि जख्मी हालत में यहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो गए, वो उल्टे यूहो और मिस टांगुटोंग को ही गालियाँ देने लगे, जहाँ पर वो कहते हैं कि श्रेक एकेडमी के कुत्तों यहाँ से चले जाओ, हमें तुम लोगों के हाथों से बचना नहीं है। तुम लोगों के हाथों से बचने से तो बेहतर है कि होली स्पिरिट चर्च वाले हमें कंज्यूम कर ले। जो सारी बातें सुनकर मिस टांगुटोंग कहने लगी कि केटाओ ने बिल्कुल सही कहा था, सन मून एम्पायर पूरी तरीके से सड़ चुका है। यहाँ के सिविलियंस भी इस जंग में बराबर के शामिल है। दूसरी तरफ यूहो कहने लगा कि अब तो हमें मालूम हो गया है उस लड़की की वजह से कि कई सारे होली स्पिरिट चर्च के एल्डर्स शेक सिटी के बाहर पहुंच चुके हैं। हमें भी जल्दी से जल्दी शेक सिटी वापस जाना होगा। लगता है कि वहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं। जो सुनकर यूहो और मिस टांगुटोंग दोबारा से शेक सिटी की तरफ उड़ते हुए रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यह शेक एकेडमी के पोसाइडन पिविलियन में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेक एकेडमी के सारे एल्डर्स आपस में बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में एक एल्डर बताता है कि सन मून एम्पायर की वो आर्मी जो कि पहले टियानहुन एम्पायर पर हमला कर रही थी और वहाँ पर उनका कैंप था, अचानक से वो हमारी शेक सिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जो सुनकर एल्डर सोंग गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई। उन्हें क्या लगता है कि अगर वो इस तरह हिम्मत करते हुए हमारी तरफ बढ़ेंगे तो हम डर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम लड़ेंगे। एल्डर जुआन भी यहाँ पर काफी जरा परेशान दिखाई दे रहे थे और अचानक से वो भी खड़े होकर यही ऑर्डर पास करते हुए कहते हैं कि हम लड़ेंगे। शेक सिटी के सारे सोल्जर्स को जंग की तैयारी करने का ऑर्डर दे दो। मास्टर जुआन का ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि शेक सिटी, शेक एकेडमी और टांग सेट के जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे फाइट के लिए खुद को तैयार करने लगे। ये तैयारी बहुत ही तेजी से हो रही थी। वो सारे के सारे सोल्जर सिटी वॉल्स की तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर शेक एकेडमी के डिसाइपल्स तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शेक सिटी लॉर्ड के कमांड में हम देखते हैं कि सिटी वॉल्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड कर लिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और मिस टांगुटोंग भी अब शेक सिटी के बहुत जरा करीब आ चुके थे। यहाँ मिस टांगुटोंग खुश होते हुए कह रही थी कि हम जल्दी पहुँचने वाले हैं। तभी अचानक यूहो कहने लगा कि मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। जो कहते हुए यूहो ने जैसे अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट किया, वो देखता है कि शेक सिटी के सामने सन मून एम्पायर के सोल्जर मिस ऑरेंज के साथ मौजूद है। मिस ऑरेंज सन मून एम्पायर की इतनी बड़ी आर्मी को लेकर शेक सिटी के बाहर आ पहुंची है, जो देखकर यूहो कह रहा था कि आखिर मिस ऑरेंज की हिम्मत कैसे हुई शेक सिटी के खिलाफ जाने की, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। शेक एकेडमी पर हमला करने का मतलब ये है कि दो नेशन से एक साथ फाइट करना, क्योंकि डोलिंग एम्पायर और स्टारलुआ एम्पायर को भी मजबूरन बीच में आना होगा शेक सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज के चेहरे पर जरा भी परेशानी दिखाई
दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो अपने सोल्जर्स को इशारा करती है, जिन्होंने अपने सोल गाइडेंस कैनन के कुछ शेल्स को हवा में फायर कर दिया, जो कि हवा में जाते ही ब्लास्ट कर गए। जिन ब्लास्ट को करने के बाद मिस ऑरेंज धीरे से पीछे की तरफ जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ शेक एकेडमी के सारे एल्डर उन्हीं ब्लास्ट को देख रहे थे, जो कि असल में एक मैसेज था। आग से बने उस मैसेज में यही लिखा था कि यूहो को हमारे हवाले कर दो, तुम लोगों के पास 10 दिन है, अगर ऐसा नहीं किया तो अगले 10 दिन में पूरी की पूरी शेक सिटी को खाक में मिला दिया जाएगा और वहाँ पर मौजूद सारे इंसान जान से मारे जाएंगे। यूहो और मिस टांगुटोंग ने भी ये देख लिया था और वो दोनों टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ शेक सिटी के वॉल्स पर आ गए, जिन्हें देखकर तो मास्टर जुआन खुश होते हुए कहता है कि यूहो आखिरकार तुम आ गए। दूसरी तरफ यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि एल्डर जुआन आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अचानक से सन मून एम्पायर की आर्मी शेक सिटी के बाहर कैसे पहुँच गई है? क्या इसका यही मतलब है कि टियानहुन एम्पायर पूरी तरीके से गिर चुका, यानी कि उससे सन मून एम्पायर ने कब्जे में ले लिया है। यूहो और मिस टांगुटोंग का ये कहना ही था कि तभी अचानक पीछे से प्रिंसेस वीना भी वहाँ पर आ गई, जिसे यहाँ पर देखकर यूहो और मिस टांगुटोंग का शक बिल्कुल सही साबित हो गया। वो समझ गए थे कि जो वो सोच रहे वो बिल्कुल सच है। मास्टर जुआन भी यूहो से कहते हैं कि सारी डिटेल की बातें चलो पोसाइडन पिविलियन चलकर करते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर पोसाइडन पिविलियन के मेन हॉल में आ गया था, जहाँ पर यूहो ने सारे एल्डर्स को बता दिया कि उसने सन मून एम्पायर में क्या कुछ किया है। जो सब सुनकर तो मास्टर जुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुमने सन मून एम्पायर को अंदर से इतना जरा हिला दिया था। तभी मैं सोचूं कि आखिर अचानक से ज़ू ट्रियाने ने सन मून एम्पायर की आर्मी को शेक सिटी की तरफ क्यों भिजवा दिया है। वो असल में तुमसे डर चुके, इसी वजह से वो तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहेंगे। जो सब सुनकर यूहो कह रहा था कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ू ट्रियानन इतनी जल्दी इस तरह से रिटेलिएट करेगा। शायद वो वाकई में अपनी जान को लेकर डर चुका है, क्योंकि यूहो ने लेवल 9 के सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल किया था और ज़ू ट्रियानन इनकी जान जाते जाते बची है। लेकिन मिस यान तो ये सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है कि फिर भी सन मून एम्पायर की आखिर हिम्मत कैसी हुई हमारी शेक सिटी की तरफ बढ़ने की? अगर उन्हें जंग चाहिए तो हम भी जंग देंगे, उन्हें इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यूहो उनसे कहने लगा कि एल्डर जियान प्लीज शांत हो जाइए, ये सब कुछ इतना भी सिंपल नहीं हो सकता, बल्कि मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है कि दुश्मन हमारी शेक सिटी पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, क्योंकि जो सन मून एम्पायर की इन हजारों की तादाद की आर्मी को लीड करने वाली लड़की है उसका नाम है मिस ऑरेंज, जो कि सन मून एम्पायर में एक्सचेंज डिसाइपल प्रोग्राम के तहत मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। मिस ऑरेंज बहुत ही बड़ी जीनियस है, मिलिट्री टैक्टिक्स में तो उसका जवाब नहीं, और इतनी जीनियस कमांडर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि मिस ऑरेंज इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती है कि वो इन हजारों लाखों सोल्जर्स की जान को इस तरह से शेक एकेडमी के खिलाफ दाव पर लगा दे। जो सुनकर मिस टांगुटोंग कहती है तो इसका मतलब कि उसका असली मकसद शेक सिटी पर हमला करना नहीं है, बल्कि शेक सिटी को फोर्स करना है ताकि वो तुम्हें उसके हवाले कर दे। जिस पर यूहो कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, बल्कि मुझे लगता है कि उसका असली मकसद ये कभी था ही नहीं। वो अच्छे से ये बात जानती होगी कि मैं अपने सोल्जर्स के साथ सन मून एम्पायर की सिटीज पर हमला कर रहा हूँ, और इतनी जल्दी कोई भी बड़ी आर्मी सन मून एम्पायर से शेक सिटी नहीं आ सकती, तो उसे यकीन होगा कि मैं शेक सिटी में नहीं हूँ। इसलिए उसका असली मकसद मुझे बंदी बनाना नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद है वो टाइम लिमिट जो कि उसने दिया है, यानी कि 10 दिन। मिस्टर बीबी तो कुछ समझ नहीं पाया इस पर यूहो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर मिस ऑरेंज को अपनी आर्मी के साथ शेक सिटी पर हमला करना ही होता तो वो कब का कर चुकी होती, बल्कि उसने जानबूझकर हमें 10 दिन दिए हैं। 10 दिन काफी होंगे स्टारलुआ एम्पायर और डोलिंग एम्पायर की आर्मी को यहाँ पर बुलवाने के लिए। जो सुनकर तुम इस टांगुटोंग समझ गई थी और वो यूहो की बात को पूरा करते हुए कहती है तो इसका मतलब कि जैसे ही डोलिंग एम्पायर और स्टारलुआ एम्पायर हमारी मदद करने के लिए अपनी आर्मी को यहाँ पर भिजवाएंगे तो पीछे से उनकी डिफेंसेस कमजोर हो जाएंगे और अचानक से सन मून एम्पायर उन पर हमला कर देगा। जो बात सुनकर तो सारे के सारे एल्डर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूहो आगे बात करते हुए कहता है कि जैसे ही सन मून एम्पायर ने टियानहुन एम्पायर पर कब्जा कर लिया तो इस जंग में उन्होंने काफी नुकसान भी उठाया है। इस वजह से फ्रंट लाइन पर उनकी जो आर्मी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, उनके पास ज्यादा सोल्जर्स मौजूद नहीं, एटलीस्ट इतने तो नहीं कि वो एक दूसरा लार्ज स्केल हमला कर सके, और ऐसा करे बगैर वो डोलिंग एम्पायर और स्टारलुआ एम्पायर पर हमला करके उन पर कब्जा नहीं कर पाएंगी, जबकि सन मून एम्पायर का असली मकसद ही है डोलुंग
तीनों कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर पर कब्जा करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मिस ऑरेंज ने ये चाल चली है, वो जानबूझकर शेक सिटी के बाहर अपने सोल्जर्स को लेकर आ चुकी ताकि वो शेक सिटी को मजबूर कर सके डोलिंग एम्पायर और स्टारलू एम्पायर से मदद मांगने के लिए, और जैसे ही वो हमें मदद करने के लिए अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भिजवाएंगे तो इससे सन मून एम्पायर को एक खतरनाक हमला करने का मौका मिल जाएगा और वो लोग आसानी के साथ पूरे के पूरे एम्पायर पर कब्जा कर सकते हैं। जो सुनकर तो एल्डर जियान भी कह रही थी कि वाकई में कहना पड़ेगा कि मिस ऑरेंज वाकई में बहुत ज्यादा शातिर है। जिस पर यूहा आगे कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोगों को यही करना होगा कि स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर खबर भिजवानी होगी कि हमारी मदद के लिए अपनी सारी आर्मी को भिजवाने के बजाय अपनी ही डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करे और अपने फ्रंट लाइन और अपनी पोजीशन को अच्छे से होल्ड करे। जो सब सुनकर एल्डर जियान खड़ी होती हुई कहती है, लेकिन फिर भी यूहाओ ये सिर्फ एक थ्योरी है, हम शेक सिटी के साथ इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते। क्या होगा अगर सन मून एम्पायर वाकई में शेक सिटी पर हमला करना चाहता हो? जिस पर एल्डर सोंग एल्डर जियान से कहने लगती है कि एल्डर जियान क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि स्टारडो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट हमारी इस जंग में मदद करे? जिस पर मास्टर जुआन कहता है कि नहीं, डाइटियान हमारी मदद नहीं करेगा क्योंकि डाइटियान तो यही चाहता है कि इंसान आपस में लड़कर एक दूसरे को मारकर कमजोर हो जाए। इससे सोल बीस्ट को खुद के लिए और ज्यादा टेरिटरी हासिल करने का मौका मिल जाएगा और वो लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। जो सब बताने के बाद एल्डर जुआन खड़े होते हुए कहता है कि शेक सिटी के 1 लाख डिफेंडर्स को ऑर्डर पास कर दो, उन्हें बता दो कि जल्दबाजी में कोई भी हमला करने की जरूरत नहीं, हमारे शेक सिटी के डिफेंसेस को और जरा मजबूत करो और साथ ही साथ सिचुएशन को अच्छे से नोट करो, कोई भी हलचल हो तो हम उसी के हिसाब से अपने एक्शन लेंगे। जो सुनकर सबके सब एक साथ हमें जवाब देते हैं। इसी के साथ मीटिंग खत्म हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेक सिटी के लॉर्ड अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर सिटी को और ज्यादा महफूज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ पर हम मिस्टर बीबी को भी देखते हैं जिसके हाथ में मिस तांगिया कमजोर हालत में पड़ी थी। ये दूसरी तरफ यह और मिस टांगो टोंग उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो अपने साथ ब्लू सिल्वर एम्परर को लाए हुए हैं, जिन्हें देखकर यह कहने लगा कि सीनियर ये है मिस तांगिया, और अब तक तो आप देख चुके होंगे कि मिस तांगिया की मार्शल सोल बुरी तरीके से डैमेज है और इन्हें आपकी मदद चाहिए, तो प्लीज हमारी मदद करें। मेरे सीनियर ब्रदर मिस्टर बीबी और तांगिया ने भी यही कसम खाई है कि जब तक कोई सोल बीस्ट हम पर हमला ना करे और हमें सेल्फ डिफेंस पे अटैक ना करना पड़े, हम किसी भी सोल बीस्ट की जान नहीं लेंगे। जिस पर मिस्टर बीबी ब्लू सिल्वर एम्परर के सामने हम इस सर हिलाते हुए साथ ही साथ कहने लगा कि सीनियर प्लीज हमारी मदद करें। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज अभी भी अपनी प्लानिंग कर रही थी, तभी अचानक वहाँ पर जाओ वू टोंग आ गया जो कि होली स्पिरिट चर्च का लीडर है, और वो यहाँ पर मिस ऑरेंज से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम वाकई में शेक सिटी पर हमला करने वाली हो? जिस पर मिस ऑरेंज कहती है कि मैंने उन्हें 10 दिन दिए हैं और मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। जिस पर मास्टर जाओ वू टोंग कहने लगा हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हम किसी भी लम्हे शेक सिटी पर हमला कर सकते हैं। जिस पर मास्टर जाओ वू टोंग तो उसे यही कहना चाह रहा था कि आखिर हम 10 दिन का इंतजार क्यों करें? इस पर मिस ऑरेंज कहती है कि सीनियर मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन क्या आप जानती भी हो कि इस जीत का अंजाम क्या होगा, हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पर जाओ वू टोंग बताता है कि तुम ये बात तो पहले से ही जानती होगी कि टियानहुन एम्पायर के बाकी के बच्चे कुछ सोल्जर शेक सिटी में प्रोटेक्शन ले रहे हैं। उन सब के साथ कंबाइन होकर भी उनके सोल्जर्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, जबकि हमारे पास यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी है। इन 8 सोल इंजीनियर्स लीजन ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी के साथ शेक सिटी के वॉल्स को डिस्ट्रॉय करके अंदर की तरफ घुस पाएंगे। इस पर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल हम लोग ये नहीं जानते कि शेक सिटी ने कितने रैंक 9 के फिक्स सोल कैनन शेल बनाए हैं। साथ ही दूसरा बड़ा खतरा पोसाइडन पेविलियन के पावरफुल इंडिविजुअल एल्डर्स हैं। वो सारे के सारे एल्डर्स सुपर डोलो लेवल की स्ट्रेंथ रखते हैं, उनके साथ टकराना इतना भी आसान काम नहीं होगा। साथ ही शेक एकेडमी की बुनियाद 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इनके पास ऐसी कई सारी हिडन स्ट्रेंथ है जिनके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं जानते, इसलिए हम लोगों को समझदारी से काम लेना होगा। हम लोगों का असली टारगेट शेक सिटी नहीं है, बल्कि हमारा असली टारगेट वो आर्मी वो फोर्सेस है जो कि उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आएंगे। मिस ऑरेंज का जबकि असली टारगेट तो डोलिंग एम्पायर है, ये अभी तक उसने किसी को नहीं बताया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हो जो कि सिटी वॉल पर खड़ा था वो अपने मन में कह रहा था कि मिस ऑरेंज मैं
तुम्हारे प्लान को समझ चुका हूँ और मैं तुम्हारी हर एक चाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इस पर मिस टांग वुटोंग भी यूहो से कहने लगी कि मास्टर वुइन ने इस एकेडमी की जिम्मेदारी हम दोनों को दी थी। जाने से पहले वो जानती थी कि ऐसा खतरा जरूर आएगा और हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। यूहो ये सुनकर थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि हमने सन मून एम्पायर की इतनी सिटीज पर हमला कर दिया है तो इससे सन मून एम्पायर जंग में कमजोर हो जाएगा, लेकिन मुझे देखकर लग नहीं रहा कि हमारे किए का जरा असर हुआ है। मानो जैसे यूहो भी थोड़ा सा निराश हो रहा हो। इस पर मिस टांग वुटोंग यूहो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम ही हो वो अकेले अल्टीमेट सोल्जर जिसे शेक एकेडमी ने इतना काबिल बनाया है। तुम ही हो जो कि इस जंग की सिचुएशन को पलट सकते हो, इसलिए तुम में खुद पर भरोसा रखना होगा और मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। मिस टांग वुटोंग की बातें सुनकर यूहो की आंखों में भी जोश आ गया था और वो मिस टांग वुटोंग से कहता है कि यकीनन इस जंग को खत्म करने का रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगा। साथ ही यूहो मिस टांग वुटोंग से कहने लगा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरा एक लेटर जाकर डोलिंग एम्पायर दे दो जिसमें यूहो ने उन्हें सारी की सारी सिचुएशन बता दी है। साथ ही साथ यूहो ने उन्हें अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने का बोला था। ये एक लेटर लेकर मिस टांग वुटोंग को डोलिंग एम्पायर जाना है। साथ ही साथ यूहो कहता है कि सेकंड लेटर को प्लीज मिस्टर वीबी के हवाले कर देना और वो उसे स्टारलू एम्पायर ले जाएगा ताकि दोनों एम्पायर पूरी तरीके से तैयार रहे। ये सुनकर मिस टांग वुटोंग यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि और तुम तब तक क्या करने वाले हो, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि पहले तो मैं टीचर तांगिया को ठीक करूंगा, उनके ठीक होने के बाद मैं सेकुलेशन में चला जाऊंगा जहां पर मैं अपना सेकंड सोल कोर बनाऊंगा ताकि मैं टाइटल डोलू लेवल पर पहुंच जाऊं। मगर सेकंड सोल कोर को बनाना यूहो के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। मिस टांग वुटोंग भी ये सुनकर यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम आखिर ये कैसे करोगे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये करना होगा, मुझे सेकंड सोल कोर बनाना ही होगा ताकि मैं टाइटल डोलू लेवल में इंटर कर सकूं। सिर्फ उसी ताकत के साथ मैं सन मून एम्पायर की इस आर्मी को क्रश करने की काबिलियत रख सकता हूँ। सिर्फ यही तरीका है मिस सोनिजी और उसकी आर्मी को यहाँ से पीछे धकेलने का। और यूहो के जोश के साथ ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।